Good morning, everyone. युगल जी, मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों को, जी जी उसके बाद फिर स्टार्ट जी जी करिएगा, ठीक है? जी 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 प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए ये एक विशेष सेशन अरेंज किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमको 11th-12th पूरा करने के बाद कहीं न कहीं अगले क्लासेस में यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेना होता है, और उसके लिए या तो हमको आईआईटी या जी मेंस या फिर नीट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, और जिसकी हम तैयारी भी करते हैं साथ साथ। और इसके लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमको मिली हुई हैं, उनका उपयोग भी करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से किस प्रकार हम अपनी आईआईटी जी या नीट की तैयारी कर सकते हैं, इस संबंध में हमारी जानकारी विस्तृत हो पाए, इसके बारे में हमको अच्छी नॉलेज हो पाए, ये भी आवश्यक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए हमको काउंसलिंग गाइडेंस बहुत आवश्यक होती है। तो मैंने आग्रह किया था, अपने विद्यालय के ही पूर्व छात्र है युगल कृष्ण, जो आईआईटी कर चुके हैं, आईआईटी के क्लासेस में अनेक यूनिवर्सिटीज वगैरह में टीचिंग किया है, और वर्तमान समय में अन एकेडमी में एक प्रोफेशनल के तौर पर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेते हैं। उसके प्लेटफॉर्म के बारे में और हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी उनको भी लेंगे विधिवत तरीके से। आपको ये काउंसलिंग सेशन अटेंड करने को मिलेगा। ध्यान पूर्वक से आप उनकी बातों को सुनेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और निश्चित रूप से हमारे जो आगे आने वाला समय है, इस समय में हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए और अपनी अच्छी तैयारी करके हम अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो मैं इतना ही कहते हुए युगल कृष्ण को आगे आग्रह करता हूं कि वे अपना विषय शुरू करें और बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। युगल कृष्ण। हाँ, धन्यवाद सर। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, 62 अराउंड्स। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। ओके, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जैसा कि सर ने बताया कि बाद में हम क्वेरीज भी लेंगे, लेकिन मेनली हम बातें करेंगे। बेटा, नाम में कुछ नहीं रखा है। ओके, नाम वाम लेते रहेंगे, फिलहाल हम नॉर्मल बातें करते हैं। तो याद देखो, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर बच्चे को जाननी चाहिए। आप में से जो भी आईआईटी जे की प्रिपरेशन, पहले तो पॉइंट आता है कि आईआईटी जे की प्रिपरेशन करनी ही क्यों है। ओके, क्यों नहीं हमारा नॉर्मल तरीके से काम चल जाता है, क्यों नहीं हम जो 11th-12th कर रहे हैं इसके बाद में हम आराम से करते रहेंगे। तो यार देखो, एक पॉइंट समझो, मैं तुम्हें एक प्रॉपर फैक्ट के साथ बात करूंगा। तो फैक्ट के साथ बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशंस। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप में से हर बच्चा देख सके और प्रॉपर बात करेंगे, राइट? सो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हर बच्चे को दिख रही है प्रॉपरली स्क्रीन? ओके, तो यार देखिए, आज का जो सेशंस है काफ़ी कुछ बातें करेंगे। सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीटेक मैंने किया हुआ है, कॉलेज से स्कूल से पास आउट हुआ था, और रेजोनेंस आकाश कई जगह पढ़ाया हुआ है। लास्ट 11 मंथ से मैं अनअकैडमिक के साथ में एसोसिएटेड हूँ, राइट? अब देखो, मेन पॉइंट के बारे में आते हैं। सीधे सीधे पॉइंट आता है कि हमें सर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी ही क्यों है, ऐसा क्या खास बात है? तो एक लॉजिक वाइज बात समझते हैं, सीक्वेंस वाइज, कि इंडिया में अगर आपने 11th क्लास में, कई बच्चे होते हैं जो मैथ्स लेते हैं या फिर जो नीट के लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जब हम जाते हैं तो यार सबका सपना होता है इंजीनियर बनना। अब इंजीनियर बनने के बारे में अगर हम बात करोगे तो इंडिया में टोटल मिलाकर के जो इंजीनियरिंग की सीट है भारत में, वो है 25 लाख, और दैट्स अ फैक्ट। आप सारी काउंट कर लीजिए, यूपीटीयू से जो होती हैं या फिर जो स्टेट पीसेस होती हैं, इसमें आईआईटी एनआईटी भी शामिल है। इसमें से अराउंड अराउंड 49,500 प्लस इतनी सीट्स हैं
जो जाती हैं आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, और जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है जीएफटीआई, ये 4 इंस्टीट्यूट्स में 49 मतलब लगभग 50,000 मान लो आप। बाकी के 24.5 लाख आती हैं आपके जो यूपीटीयू या फिर जो कॉलेज है। अब एक लॉजिक वाइज समझो, देखो जिंदगी में अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, हर किसी का ये सपना होता है कि बड़े होकर के हम आराम से अच्छा खासा कमाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, और प्रॉस्पेरस होना हर कोई चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज फर्क पड़ जाती है कि अगर हम बात करें करंटली मार्केट की और जॉब सिनारियो की, तो अगर प्रेस्टिजियस जॉब के बारे में भी बात करें ना आगे फ्यूचर में, आपको मुश्किल से कितनी जॉब्स मिलेंगी? 50,000, 60,000। प्रेस्टिजियस मतलब मैं मान के चलता हूं कि आप किसी बड़े शहर में जाकर के किसी मेट्रो सिटी में अपने आप की लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। ओके, तो 50-60 हजार जॉब आपको ऐसी मिलेंगी। अब मुझे एक लॉजिक वाइज अगर हम बात करें टेक्निकली, तो वो जॉब जो कंपनीज हैं वो कहाँ जाना प्रेफर करेंगी? यहाँ के कॉलेजेस में, या फिर जो बच्चे 24.5 लाख के कॉलेजेस में? तो दिक्कत ये हो जाती है कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। अब स्ट्रगल या तो आप अभी कर लो, मतलब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए कर लो। अगर अभी की प्रिपरेशन के लिए नहीं कर पाते, तो आप, कई बच्चे होते हैं जो बीटेक के बाद एमटेक के लिए प्रिपरेशन करते हैं, गेट देते हैं, या फिर जो आगे जाकर के फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप वहां प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर आप अपने लाइफ में और स्ट्रगल करिए, और स्ट्रगल मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जब स्ट्रगल करना ही है तो किसी ऐसी जगह पे क्यों ना जाया जाए कि जहां पर आपको बेनिफिट ज्यादा हो। और बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो लोग कहते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि आईआईटीएंस का नाम बहुत होता है, एनआईटीएस का नाम बहुत होता है, सर ऐसा खास बात क्या होती है? मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। देखो खास बात कुछ ज्यादा नहीं होती है। जब आप पास आउट करते हो ना, तो पास आउट करते समय आप दोनों के, मतलब कोई एक आईआईटी का पास आउट बच्चा है, एंट्रेंस में एग्जाम लिया है, कोई एक नॉन आईआईटी है, मतलब जो एंट्रेंस में उसने क्लियर नहीं कर पाया, इन दोनों के मेंटल लेवल में इतना सा फर्क होता है स्लाइटली। लेकिन 4 साल के बाद में इन दोनों के मेंटल लेवल में इतना फर्क हो जाता है। एंड उसके पीछे रीजन क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। मान के चलो एक आईआईटी में साल कुल मिलाकर के 2,000 स्टूडेंट है, और उसको बजट आता है गवर्नमेंट की तरफ से 200 करोड़। अब आप हिसाब लगा लीजिए, जब आपके पास में गवर्नमेंट की फंडिंग रहती है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो एक तरीके से, जैसे हम, अब मैं अपना एग्जांपल दूं, तो व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, हमें जरूरत थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। आई एम श्योर आप में से कई बच्चों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, होगा देखा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि एक की कॉस्ट ही आती है 35 करोड़। ठीक है, एंड वी अप्लाइड फॉर टू द गवर्नमेंट, और वहां से अप्रूवल होके आ गया था। तो पॉइंट बस मेरा ये है कि यहाँ पर इतना कुछ आपके पास में क्या कहते हैं फैसिलिटीज रहती हैं, आपकी जॉब सिक्योर रहती है, आपके पास में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका रहता है। तो आपको जो डिफरेंस यहाँ पर इतना छोटा सा था, वो गैप इतना बड़ा हो जाता है। ओके, और ये गैप इतना बड़ा ना हो, इसीलिए हर कोई बच्चे की इच्छा होती है, इसीलिए हर साल 10 से 15 लाख लोग भरते हैं आईआईटी का फॉर्म। और आईआईटी का फॉर्म भर के सिलेक्शन कितने का होता है? 10,000 का आईआईटी में, 20,000 का एनआईटीज में, और 20,000 का बाकी के जो ट्रिपल आईटी है और जीएफटीआई में। तो सर पॉइंट ये आता है कि देखो सबका सपना तो है, मैंने जो अच्छी अच्छी बातें थी बता दी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुबह उठ के पढ़ो, शाम को उठ के पढ़ो, वो सब बातें बाद में करेंगे, किस तरीके से क्या करना है। मेरा ये फंडा है कि क्यों जाना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया। रीजन उसका क्लियर है कि लाइफ में आपको अपने नाम के आगे, जब आप बड़े हो गए आज से कुछ सालों के बाद में, तो हर कोई चाहेगा कि हाँ, मैं, मेरे इस नाम के साथ में कुछ एक ऐसा टैग लगा रहे कि लोग मुझे जाने, लोग हमारी रेस्पेक्ट करें। ओके, और रेस्पेक्ट या फिर एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पहुंचने के लिए आपके पास में एक बहुत ही अच्छा गेटवे है। सेम गोज फॉर नीट स्टूडेंट ऑल्सो। नीट की तो देखो बात यह है, नीट की सीट्स ही बहुत कम होती हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की, तो नीट की सीट्स ही बहुत कम होती हैं, तो वहां पर एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैंने आपको समझाई दिया। अब देखो कुछ मैं मिथ के बारे में बताता हूँ। कई लोग ऐसे हुए हैं, बच्चों को मैं मिलता हूँ, और कई बच्चे क्वालिफाई भी हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कई टॉपर भी निकले हैं, जैसे इस साल 100% गया था एक बच्चा। ओके, डिफरेंस क्या रहता है? एक मिथ सबसे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर जो आईआईटी एनआईटी में या फिर जो एंट्रेंस क्लियर करना है,
इट इज वे बियॉन्ड माई रीच, मतलब ये मेरी लेवल के बाहर है, मैं तो कर ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं दिमाग में रहता है कि सर मैं तो ये बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। तो यार ये सबसे बड़ा मिथ है। रीजन, रीजन देखो इसके पीछे क्या होता है। रीजन इसके पीछे ये होता है कि अगर आपके 10th में अच्छे खासे मार्क्स आए, अच्छे खासे मतलब मैं बस ये कहूंगा कि 75 प्लस भी आए हैं। 75 प्लस मतलब आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, राइट। और जब आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, सो देयर इज नो वे कि आप वहां तक ना पहुंच पाए जो एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है। दिक्कत कहाँ आती है ना, दिक्कत आती है कि जो गाइडेंस रहती है ना वो बहुत गलत मिलती है। अब देखो गाइडेंस के बारे में एक पॉइंट बताता हूँ। सबसे बड़ी तो ये गलतफहमी अगर आपके मन में है, हाँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये इस बात पर जरूर डिपेंड करेगा कि आपने 2 साल मेहनत कितनी की है, लेकिन ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सर हम उसके लायक ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा कभी भी सोचते हो, आपके मन में आता है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूं, तो ये बात तो आप छोड़ ही दो। ओके, अब देखो मैं एक पॉइंट अगर बात करूं कि हमारे पास में फंडा क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है लोगों के मन में रहता है। क्या आपने अपनी प्रिपरेशन चालू की, अब मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद कभी प्रिपरेशन करने का सोचा होगा। तो सबसे पहले तो मन में आता है कि सर प्रिपरेशन करने के लिए ना हमें ना लाखों रुपए चाहिए। बिल्कुल नहीं है। आज आप घर पे बैठ करके फ्री में पढ़ सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बस अल्टीमेट क्या है, आपका वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये तो आपके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये अगर ये मन में है वो भी छोड़ देना। दूसरा पॉइंट आता है जो बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं। जैसे मुझे पता है कई बच्चे को शायद ये बुक्स के बारे में पता होगा। फिजिक्स के लिए आप खरीद लेंगे HCV, फिर आप खरीद लेंगे DC पांडे, ये आपकी लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है, वहां से इश्यू करा लेते हैं। फिर एक बुक आती है सिंगेज, आप वो ले लेते हो। कई बच्चे शायद इस बुक के भी बहुत बड़े फैन हैं, रेस्निक एंड हेलीडे। और ये बुक्स भी बहुत बच्चे फैन है, यंग्स एंड फ्रीडमैन। ठीक है, अरिहंत के पेपर ले लिए, एक दो बुक और ले ली, कुछ ने प्रदीप की ले ली, कुछ ने कोई और बुक ले ली। 10-12 बुक सबने खरीद ली। ऐसे ही मैथमेटिक्स में RD शर्मा तो आपके बोर्ड के लिए है। मैं RD शर्मा ऐसा लरोड़ा की बात नहीं कर रहा, ये बोर्ड वाली है। उसके बाद में आपने ले लिया अरिहंत के कोई बुक्स खरीद ली, आपने KC सिन्हा की बुक खरीद ली। ऐसी केमिस्ट्री में आप हैवी हैवी बुक खरीद के बैठ गए। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि आपको अपने घर पे लाइब्रेरी तो बनानी नहीं है। आप मैक्सिमम जो हमने देखा है और जो मैं खुद कह सकता हूं, मैक्सिमम एक साल में अगर अच्छे से बुक कर पाए तो आप इन दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड बुक कर सकते हो, या तो DC पांडे या सिंगेज या प्रदीप, कोई एक बुक कर पाओगे। तो बजाय 20 बुक को एक बार करने के, एक बुक को अगर 20 बार किया जाए ना, so that would be much more better. ओके, तो अगर जो मेल पहली गलती होती है वो यही होती है कि एक तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि हम तो बिना कोचिंग के कर ही नहीं सकते, या फिर हमें कोटा जाना पड़ा। अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, अब तो खैर 1-2 साल तक तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं जाना। तब भी लोगों के मन में आता है कि हम घर पर भी, दूसरा क्या रहता है, बुक्स खरीद लेंगे। तो ये आप छोड़ दो अफवाह। तीसरा दिमाग में क्या रहता है, तीसरा दिमाग में ये रहता है कि यार हम जा करके ना 5 वीडियो लेक्चर देखेंगे, एक फलाना टीचर का, एक दूसरे टीचर का, एक तीसरे टीचर का, एक चौथे टीचर का, एक पांचवें टीचर का, और 5 वीडियो लेक्चर देख करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे प्रॉपर एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में, जहां पर हम 4 कलर यूज करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कुल मिलाकर के फिजिक्स में आपके 32 चैप्टर हैं, ऐसी मैथमेटिक्स में 33 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 38 चैप्टर हैं। तो इज इट पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे लगभग लगभग 100 चैप्टर हो गए, 100 से ऊपर ही है, 100+ टॉपिक्स के लिए आप ये सारी फॉर्मेलिटी कर पाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि शुरुआत में जोश जोश के साथ पढ़ाई तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो सारा जोश ठंडा हो जाता है। तो बेटर है कि एक प्रॉपर तरीके के साथ में अपनी पढ़ाई को, जर्नी को स्टार्ट करें, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें थी मैंने बताई जो कि हमारे पास में है। अच्छा, अब एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, आप में से कई बच्चों को लगता होगा, और शायद ये बातें बहुत फेमस हैं, चैट में बच्चे क्या बोल रहे हैं, एरोडोव रह गई सर। हाँ ठीक है, एरोडोव मैं खुद करा रहा हूँ आजकल। अगर आपको एरोडोव करनी हो तो डेली वे फ्री सेशन लेता हूँ, देख लिया करो। ठीक है, लगभग मैं 150 क्वेश्चन तक पहुंच गया 11th में और 12th में भी। एनीवे, मेरा एक पॉइंट समझो, आप
कई बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी इज टफ, या फिर जेई मेंस और जेई एडवांस, ये दो एग्जाम होते हैं। तो लोगों को लगता है कि जेई एडवांस टफ है और जेई मेंस इजी है, ऐसा कई बच्चों को लगता है। ठीक है बेटा, बुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत सारी बुक्स है। ठीक है हप्पू सिंह। अब देखो पॉइंट क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक गाइडलाइन जारी करता हूँ। मान के चलिए ये टेस्ट होते कैसे हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस के, और चेक क्या किया जाता है। देखो जेई मेंस के, और एक मान के चलो आपका एक बोर्ड लेवल का टेस्ट है। ठीक है डिफरेंस तीनों में क्या होता है, मान के चलो आप यहां पर वृंदावन में गए ड्राइविंग टेस्ट देने। ओके अब ये ड्राइविंग टेस्ट में मान के चलो आपका जो लेक्चरर है वो बोर्ड के हैं, बोर्ड लेवल के लेक्चरर। ये क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एकदम बेसिक्स, कि गाड़ी में क्लच क्या होता है, गाड़ी में गियर क्या होता है, किस तरीके से आप अच्छे से गाड़ी में क्या कहते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं या ऑफ कैसे करते हैं, वैसे क्वेश्चंस जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है अगर आपके जेई मेंस के टीचर हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। आपके जेई मेंस के टीचर हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो ऐसे बात करेंगे। जेई मेंस के टीचर का फंडा क्या होगा, एक काम करिए गाड़ी में बैठिए, गाड़ी को 100 मीटर आगे लेके जाओ, फिर रिवर्स मारो, 100 मीटर पीछे लेकर के जाओ, फिर आपको एक राइट टर्न मारना है, फिर आपको एक एड बनाना है। मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन करना आपको है। और अगर आपको एक भी चीज नहीं आती यू विल फेल। जैसे आपको गाड़ी को रिवर्स गियर में डालना नहीं आता, आप वहां पर फेल हो जाओगे। ठीक है एडवांस वालों का फंडा देखो अलग होता है। एडवांस वाले क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठो और यहां से सबको जाना है मथुरा में, कहां तक, रिफाइनरी तक जाना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। अब हो सकता है किसी ने छठीगरा वाला रास्ता पकड़ लिया रिफाइनरी पहुंचने के लिए, किसी ने हो सकता है कि मथुरा रोड से अंदर से गया, तो छठीगरा वाला पहले पहुंच जाएगा और मथुरा रोड से जाने वाला बाद में पहुंचेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। राइट अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपसे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आई एम श्योर हर बच्चे ने पढ़ा होगा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर। फॉर्मूला ऑफ आर होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच, u² sin 2 थीटा बाई जी। ये आपको बेसिक फॉर्मूले याद है। तो ये आपके हो गए किसके क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपके हो गए बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, जो बच्चों ने 12th वाले बच्चे हैं जिनको आइडिया है। ओके जेई मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कैसे अलग होते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन बोल देगा कि आपको वो हाइट बतानी है, हाइट या सॉरी वेलोसिटी एट h/2, आपको वो जमीन से कैपिटल H/2 हाइट पर वेलोसिटी बतानी है। अब देखो आपको ये पता है कि क्या करना है। जो बच्चे अगर मेरी बात समझते हो, जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हो थोड़ा सा भी, उनको इतना सा आइडिया रहेगा क्या, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी अगर पूछी जा रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, vy² इज इक्वल टू uy² माइनस 2gh/2। आप h की वैल्यू डाल देना यहां से उठा के, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चंस इज नॉट इजी, बट आपको तरीका पता है, क्वेश्चन आपको खुद ही गाइड करके चला गया, हाँ बेटा ऐसे करना है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाना जानते हो, मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा कि देखो दिमाग कैसे लगता है। अगर आप दिमाग लगाना जानते हो तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, एक फॉर्मूला आता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है ना वो रहती है इतनी। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी u sin थीटा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 0 है, तो मिड पॉइंट पर मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि यू साइन थीटा बाई √2। एक लाइन का आंसर यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा बाई √2 जे कैप। दैट मीन्स हमें शॉर्टकट पता था। अब यही शॉर्टकट आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप वाकई में चाहते हो। देखो, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कंपटीशन 7 के 15 लाख लोगों से। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, तो कई बच्चे कहते हैं सर हमारी तो 11-12 बहुत अच्छी है, कई बच्चे टॉपर भी होते हैं, फिर भी सर हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ये उस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट टाइम में करने का तरीका नहीं पता। शॉर्टेस्ट टाइम में करने का तरीका नहीं पता। जो 12th क्लास के बच्चे हैं, आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आएगी। 12वीं क्लास के बच्चे, आप सबने ये पढ़ा होगा। और देखो, तरीका भी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं एक एडवांस वाला पॉइंट देता हूँ। एडवांस का क्वेश्चन क्या आएगा? एडवांस का क्वेश्चन आएगा, फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आप क्या करोगे? आप इनिशियल वेलोसिटी को ये रही, फाइनल वेलोसिटी कुछ ये आएगी। इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहता है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने ये रहता है। आपको क्या करना है? अब दिमाग लगेगा यहां पर। परपेंडिकुलर है, आप क्या करोगे? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। वेरी गुड। उनका नहीं, यू कॉट थीटा नहीं है, गलत आंसर है। उनका आप डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी बराबर 0। तो यहां से टी आ जाता है यू बाई जी साइन थीटा। ठीक है, मतलब लॉजिक वाइज हमने यहां पर कर लिया, राइट। तो इन शॉर्ट मैं बस यहां पर क्या समझाने जा रहा हूं कि एडवांस के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास में पूरे टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक आध टॉपिक पढ़ लिया तो वहीं से हमारा काम चल जाएगा। यू शुड हैव कमांड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तब जाकर के आप उस पॉइंट पर पहुंचते हो जिसको कहते हैं आईआईटी। और कमांड के साथ में एक और चीज बताता हूं, जैसे आई एम श्योर कई बच्चों ने ये वाली बात पढ़ी होगी। 11th क्लास में, मुझे नहीं पता कि आप ये बात है आपने स्कूल में पढ़ाई गई या फिर आपने कहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। एक टॉपिक आता है इनइलास्टिक कोलिजन, राइट, परफेक्टली वाला। इसमें हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये एक M1 है, ये U1 से जा रहा है, एक M2 है, ये U2 से जा रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। फाइनली दोनों एक साथ V फाइनल से जाएंगे, और V फाइनल का फॉर्मूला हमारे पास में, समझने की कोशिश करना। मोमेंटम रहता है मेरे पास में m इंटू वी, तो मैं एक फॉर्मूला लगा के P इनिशियल बराबर P फाइनल लगा के V फाइनल का फॉर्मूला एक लाइन में निकाल सकता हूं, M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, राइट। और यहां से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का स्क्वायर। आप कहोगे सर फॉर्मूले हमें याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे चीजों को हम लिंक करके पढ़ते हैं। मैंने बोला ना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। 11th क्लास में ही एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रोटेशन। आई एम श्योर इससे कई बच्चों को डर लगता होगा। अब रोटेशन में जब आप सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करोगे ना, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट्स के सेम फॉर्मूले आपके पास में आ जाते हैं। दो आपके पास में डिस्क है, आप इनको जोड़ दोगे तो ये ओमेगा फाइनल आ जाता है, और ओमेगा फाइनल की वैल्यू बन जाती है उसी फॉर्मूले से, जस्ट लाइक दैट। सेम फॉर्मूला बनता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। और ये मैंने यही नहीं बताया बेटा, सारे IIT कॉलेज बेस्ट हैं जो तुम्हें मिल जाए। ओके, और यहां पर डेल्टा के का फॉर्मूला कितना है? हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आई एम श्योर आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। बताए
आप में से कई लोगों ने एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं। आप में से कई लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ लिया होगा, 12th क्लास का पहला टॉपिक है ना? पढ़ा हुआ है ना? बोल दिया करो चैट में हाँ या ना, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपने पढ़ लिया, अब मैं अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, मतलब एकदम बेसिक, क्या क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक चार्ज क्यू ये रहा, एक चार्ज क्यू ये रहा, इनके बीच का सेपरेशन 2r है, हो सकता है। मेरे पास में एक क्या है, एक तीसरा चार्ज है। अब तीसरा चार्ज मैंने ले लिया, मान के चलो यहां पर Q0। मैं अगर आपसे पूछूं कि Q0 की यहां से डिस्टेंस x कितनी होगी, Q0 की यहां से डिस्टेंस x कितनी होगी, पहले क्वेश्चन तो पूछने दो, कि उस पर फोर्स मैक्सिमम रहे, फोर्स मैक्सिमम रहे। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या, जिसको ये तरीका नहीं पता होगा शॉर्टकट, वो बच्चा यही करेगा। क्या करेगा? वो ये करेगा कि सर Q की वजह से Q0 पर फोर्स निकालेंगे F, इसकी वजह से इधर निकालेंगे F, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो प्रॉपर तरीके से करने का तरीका है, और हमारे पास में आ जाएगा 2F, क्या हो जाएगा, cos थीटा, है ना? और इसका फिर आप डिफरेंशिएशन करके 0 कर दोगे। ये आपका बेसिक तरीका है ना? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा शॉर्टकट ये है कि ये प्लस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है, आप इसको रिंग मान लो, मान सकते हैं, वही चीज तो हम पढ़ते हैं। आपने इसको रिंग मान लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये उसकी एक्सिस हो गई। तो एक्सिस पर किस पॉइंट पर हमारा फोर्स मैक्सिमम होता है? आप लिखोगे मैक्सिमम ये रहता है x बराबर r/√2, x बराबर r/√2। हप्पू सिंह का आंसर सही है, ठीक है। तो मतलब एक अगर कॉन्सेप्ट आपके पास में है, शॉर्टकट तरीके आपके पास में है, तो चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं। मतलब अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊं ना, तो लिस्ट ऐसी ऐसी बन जाती है। आप में से कभी किसी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है? 1 सेकेंड, आप में से कभी किसी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है? आई एम श्योर पढ़ने की कोशिश तो करी होगी, राइट? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं? मैं अगर आपसे बोलूं कि इनिशियली मेरा टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, टी टाइम के बाद हो गया 40, अगले टी टाइम के बाद क्या होगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर है तुम्हारा कितना, 10। लेट्स हैव द आंसर। क्या हमारे पास में आ रहा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10। जस्ट टेल मी द आंसर। देखते हैं आप में से लोग कितनी जल्दी कर पाते हैं। बोर्ड परसेंटेज ऐड नहीं होती है। अपू सिंह बेटा 60 से 40 हुआ है, 40 से वापस कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए ना। अब देखो, आप में से कई बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन दिस 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 दिस। मत लगाओ, शॉर्टकट होता है। डेल्टा थीटा निकालो। 50 डिग्री सेल्सियस इनिशियली था, अब ये 30 हो गया, कितना हो गया बेटा? अगले टी टाइम के बाद में ये फिर से 3/5 हो जाएगा, यानी आंसर इज 18। तो ये बन जाता है 28। अब ये है शॉर्टकट। इन शॉर्टकट की हेल्प से अगर आप चाहो 28 इज द आंसर, ये शॉर्टकट है। तो ये चीजें आपको ये भी समझनी पड़ेंगी व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा के लिए तो तुम्हारी मैं रोज क्लासेस लेता ही हूँ, बहुत सारे फ्री सेशंस होते रहते हैं, पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, ऐप पर भी हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। मेरा कहना तुम्हें बस ये था कि मोटिवेट करना कि हाँ, हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो यार हमें ये समझ में आ गया कि हमें IIT JEE की प्रिपरेशन किस तरीके से अलग है और किस तरीके से सेम है। अच्छा, कई बच्चे ये भी करते हैं कि सर क्या हमें बिट सेट के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? क्या हमें बिट सेट के लिए, अच्छा अच्छी बात यह है कि मैं भी वृंदावन शिफ्ट हो गया हूँ वापस से ड्यू टू पेंडेमिक। सो डोंट वरी, जब नॉर्मलाइज होगा तो कोशिश करेंगे स्कूल में भी क्लास लें कभी, ठीक है? मैं आता तो रहता ही हूँ, बगल में रहता हूँ। सो मेरा कहना यह है
कि आपके दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? और मीनवाइल यार देखो, जब तक सब कुछ ऑनलाइन है तुम ऑनलाइन पढ़ते रहो कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन किस तरीके से सेम है, राइट। अब पॉइंट आता है कि सर और हम क्या सीख सकते हैं। प्रिपरेशन के बारे में हमें समझ में आ गया आईआईटी जेई की। दूसरी चीज ये है कि अगर आप, कई बच्चों के मन में होता है कि सर मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, खाना वाना छोड़ना पड़ेगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, न्यूटन के 3 लॉ हैं। अब चाहे उनको बोर्ड में पढ़ लो, चाहे उनको जेई मेंस के लिए पढ़ लो, चाहे उसको एडवांस के लिए पढ़ लो, न्यूटन के 3 ही लॉ रहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस इसमें क्या हो जाता है, आपकी थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेटर बन जाती है। तो हमें बस यही चीज सीखनी है कि किस तरीके से हम अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस को बेटर बना सकते हैं। फंडा क्लियर है? तो यार ये मैंने 2-3 चीजें बताई। मैंने आपको ऐसे कर ये नहीं समझाया कि हाँ बेटा सुबह उठ के पढ़ो, शाम को उठ के पढ़ो। मैंने बस ये समझाया कि प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है। और उसके अलावा आपके पास में बस एक चीज रिक्वायर्ड है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, ना तो आपको कहीं एडमिशन लेना होता, कहीं नहीं होता है, वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए आप चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो, अच्छे अच्छे। अगर मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड पूछना चाहता है तो यार लास्ट ईयर AR 15 भी गई है मेरे हाथ से, ठीक है। और इस बार 100 परसेंटाइल भी आई है फिजिक्स में, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है वो आप कितना बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कितना आपके अंदर जज्बा है। अगर वो जज्बा है, आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। मतलब यार मैंने काफी सारे कोचिंग में पढ़ाई, जिस बैच में वो AIR 15 वाला बच्चा था, उसी बैच में एक बच्चा ऐसा भी था कि जिसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, हालांकि वो टॉप बैच था वो। तो डेट डजंट मीन्स कि क्या कहते हैं, जब तक टीचर्स के पढ़ाने पे सब कुछ होता है, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, काबिलियत से ज्यादा जज्बा होना चाहिए, राइट। जहां तक रहा बुक का सवाल, तो यार बुक के सवाल में तो मैं लिस्ट में कभी ना कभी आपको शेयर कर ही दूंगा, वैसे मैं शेयर करता रहता हूँ। फिजिक्स में तो देखो यार, अपनी फ्रेंकली स्पीकिंग एनसीईआरटी आईआईटी के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर आईआईटी, एनसीईआरटी आपके बोर्ड के लिए मस्ट है, फॉर आईआईटी इट इज नॉट नेसेसरी, बाकी चीजों से कवर हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज डीसी पांडे, सॉरी, ऑल यू हैव टू डू इज HCV एंड डीसी पांडे, आप या तो कर लीजिए या सिंगेज कर लीजिए। बाय द वे डीसी पांडे सर से अगर आपको पढ़ना हो, आपने नाम तो सुना ही होगा, डीसी पांडे सर से पढ़ना हो तो सर के फ्री सेशंस होते रहते हैं अनअकैडमी पर, जाकर के पढ़ लेना, सर से जो कुछ भी चाहो पूछ लेना, ठीक है। ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी और एसएल अरोड़ा दोनों ही बोर्ड्स के हिसाब से हैं, जेई के हिसाब से लिए कोई दोनों ही बेकार है, ठीक है। ऐसे ही अगर केमिस्ट्री में बात करोगे तो केमिस्ट्री में भी तुम्हारे पास, अच्छा आप फिजिक्स में कई बच्चे होते हैं जिनको इसके बाद में क्या करना होता है, पास्ट ईयर के PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस। 2-3 बुक्स के अलावा यार बुक्स मत खरीदो, फर्जी है। जिसको जो मटेरियल चाहिए वो मेरे से मांग लेना, हम बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बट पॉइंट इज आपको करना चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे नरेंद्र अवस्थी सर की बुक आती है, MS श्वान सर की बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स है, वो मेरे हिसाब से मैथ्स वाले टीचर गाइड करेंगे, ज्यादा बेटर है, वरना मैं सर से लिस्ट लेके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बुक्स के बारे में था। अब जितना था मेरे हिसाब से मैंने शायद आपको कोशिश की बताने की, राइट। अच्छा, एक और चीज, क्या, अगर मैं, सर नीट के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, नीट के लिए फिजिक्स में फिर भी एनसीईआरटी मस्ट नहीं है, केमिस्ट्री मस्ट है, केमिस्ट्री मस्ट है, ठीक है। अब देखो नीट वालों के लिए बस मैं एक छोटा सा डिफरेंस होता है, नीट वालों का जो लेवल है वो जेई मेंस के लेवल के बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट, पहली चीज। और आपको फिजिक्स में थोड़े से क्वेश्चंस जो नीट वालों के लिए, तो यार इतना फिक्स है नीट वालों का, तो मैं अगर बताऊं, आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से टॉपिक से आएगा, एक एक चीज फिक्स है, ठीक है। जैसे मैं, अगर मुझसे पूछोगे कि भैया कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सर मैंने अभी अर्जुना जेई बैच ज्वाइन किया है, अभी अर्जुना जेई बैच का है मुझे ये नहीं पता है, क्या है अर्जुना जेई बैच, ठीक है। यार देखो, अब मैं एक बार ये भी बता देता हूँ कि हाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अब यार देखो यार, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, वैसे भी थोड़ा सा चलता ही है। कोशिश करना, तुम जहां से भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, कोशिश करना वहां पर कम से कम बच्चे हों, ठीक है? क्योंकि यार अल्टीमेटली रिकॉर्डेड सेशन से आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। रिकॉर्डेड सेशन या एक क्लास में जब 5,000 बच्चे पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आईआईटी जेईई की जब बच्चा कोई प्रिपरेशन करता है ना, तो उसके मन में रेगुलर डाउट आते आते रहते हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से नहीं कर रहे हो। नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से नहीं कर रहे हो। तो ढंग से करने के लिए कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है? कि यार ऐसी जगह जाओ जहां पर आपकी कम से कम बातों को सुन सके कोई, आपके डाउट को कोई रेगुलरली क्लियर कर सके। ठीक है? तो देखो, अभी सिचुएशंस क्या है अगर मैं बताऊं, सब जगह आपको आईआईटी जेईई की कोचिंग्स और मिल जाएंगी, सब जगह मिल जाएंगी। बट पॉइंट ये है कितनी इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव है। दो तरीके हैं उसको जानने के, या तो आप बाकियों से पूछो, या फिर आप खुद अपने 2 साल उसमें व्यतीत करो, तब पता लगाओ। सेकंड वाला इज मोर रिस्की, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है? अल्टीमेटली मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बताऊं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले लूंगा आपके। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ फिलहाल? मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी मिशन जेई, राइट? और यूट्यूब चैनल एज यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्लस यहाँ पर आपके पास में फैसिलिटी वो तो है ही है, लाइव चैट वाली। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाकर के देखो। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ। जब पढ़ाई करनी है तो 2-3 चीजें सीख लो। मान लो किसी का मन में है कि सर मैं केवल यूट्यूब से मैं पढ़ सकता हूँ क्या, क्या यूट्यूब से सिलेक्शन हुआ है? तो इसी चैनल पर चले जाना। मैंने अराउंड अराउंड 1 महीने पहले एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था। वो जोरहाट असम में रहता है, जोरहाट असम। और उस बच्चे ने क्या किया था, उस बच्चे ने प्रॉपर, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था, उसने वहीं से पढ़ाई करना चालू किया। ठीक है? मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था पर्सनली। वो केवल यूट्यूब से पढ़ता रहता, यूट्यूब से पढ़ता रहता। एंड ही गॉट 100% इन फिजिक्स। ओवरऑल उसकी परसेंट आई है 99.78, कुछ ऐसी आई है। ठीक है? फिजिक्स में बता रहा हूँ। और मुझे पता कैसे चला, मुझे जब उसका सिलेक्शन इस बार जो जेई मेंस हुआ था, उसके जब मार्क्स आ गए, तब उसने मुझे सामने से मैसेज किया, तब जाकर के मुझे आइडिया लगा था। तो यार, क्या यूट्यूब से हमारी पढ़ाई हो सकती है? कई बच्चे, मैं कह रहा हूँ कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। मैं 4 PM और 7 PM सेशन लेता हूँ। 4 PM वाले में मैंने वेक्टर पढ़ा दिया, अभी बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जो कि जरूरत है आपके पास में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 7 PM वाले में मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास का टॉपिक, राइट? 100% कितने नंबर आ जाएंगे फिजिक्स में कोई कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है उस साल का पेपर कैसा आएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक चीज और है। कई बच्चे कहेंगे सर हमने यूट्यूब से अपना कंटेंट तो कर लिया। हाँ, कंटेंट आपको यहाँ पर एडवांस वाला मिल जाता है, तुम खुद देख लेना, आइडिया लग जाएगा। कंटेंट तो सर मैंने कर लिया, अब उसके बाद में सर दिक्कत आती है प्रैक्टिस कैसे करें। तो यार प्रैक्टिस के लिए भी तुम एक काम कर सकते हो, इस ऐप पर चले जाना। ठीक है? ऐप पर जाकर के ऑल यू हैव टू डू, दिन में कम से कम 100 से ऊपर तुम्हारी फ्री क्लास होती है। 100 से ऊपर तुम्हारी फ्री क्लास होती हैं, तुम इनको चाहो तो अटेंड कर सकते हो। 100 से ऊपर तुम्हारी फ्री क्लास होती हैं, चाहो तो उनको अटेंड कर सकते हो। ठीक है? डेली की डेली होती है। कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर एक काम कर लो, एक काम हमें करना है। क्या करना है? कि सर अ, हमें ना प्रॉपर बैचेस में पढ़ना है। आप सबने शायद सुना भी होगा प्लस कोर्स। ठीक है? प्लस कोर्स में भी पढ़ना है, तो सर उसमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है? एनडीए की प्रिपरेशन अनअकैडमी में कर सकते हैं क्या? अनअकैडमी सबकी प्रिपरेशन कराता है बाय द वे, इंक्लूडिंग यूपीएससी, सिविल सर्विस, एमबीए, एनडीए सब कराता है। एनीवे कुछ पूरा फंडा सुन लो। तो यार जब प्लस कोर्सेज क्या होते हैं, प्लस कोर्सेज वही हैं। लेकिन देखो यार, एक चीज रहती है और ये बात मान के चलो, एक बचपन की स्टोरी है, आप सबने सुनी होगी, हमने बचपन में बताई जाती थी। हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि एक बच्चा था, ठीक है, वो ऐसे ही पैसे उड़ाता रहता था। उसके पापा ने कहा कि एक काम करो, 1 रुपया लेके आओ। वो 1 रुपया लेकर के आया। पापा ने कहा, मम्मी से उठा लाया। पापा ने कहा अच्छा इसको काम करो, कुएं में डाल दो। वो जाके कुएं में डालाया। अगले दिन पापा ने फिर बोला, क्या कहते कल पैसे कहाँ से लाए थे? उसने कहा मम्मी से। मम्मी को मना कर दिया, इसको रुपया मत देना आज। फिर बोला 1 रुपया लेकर के आओ। इस बार दादा दादी से ले आया।
पापा ने बोला कुएं में डाल दो, फिर डाल दिया। तीसरे दिन फिर बोला, इस बार दादा दादी को भी मना कर दिया था, तो और रिश्तेदारों से ले आया, चाचा चाची से ले आया। चौथे दिन पापा ने सबको मना कर दिया कि कोई इसको पैसे मत देना, और बच्चे को बोला जाओ 1 रुपया लेकर के आओ। तो बेचारे को घर में पैसे मिले नहीं, बाहर गया पड़ोसी के पास में। अब पड़ोसी ने बोला एक काम करो, ये जो क्यारी है, क्यारी खोद दो मेरी, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। तो वो 1 रुपया लेकर के जाकर के उसने 1 घंटे तक बेचारे ने मेहनत की, क्यारी व्यारी खोदी, 1 रुपया मिला। पापा ने बोला कि एक काम करो, जाओ कुएं में डाल दो, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैंने इतनी मेहनत से 1 रुपया कमाया है। तो यार एक थोड़ा सा रहता है कि जब आप किसी चीज के लिए कुछ मतलब डिवोट कर देते हो ना, आपके मन में रहता है। तो कई बच्चे होते हैं जो प्लस प्रेफर करते हैं। प्लस में एक और बेनिफिट है, जैसे आप नॉर्मली चैट करते हैं ना, प्लस में क्या रहता है, जैसे मैं जूम पर आपको अभी चाहूं तो आपसे बातें कर सकता हूँ। तो प्लस पर ये फैसिलिटी रहती है कि आप बातें कर सकते हो टीचर से, कोई भी क्वेश्चंस है वो आप ऑडियो से भी पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें भी ऐसे शाल का मुझे शायद याद है, 1 साल का शायद 35,000 है और 2 साल का 54,000 है। लेकिन यार इसको भी पूरा पे मत कर देना, इसमें भी एक चीज है, पता है क्या? हर संडे को एक टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इसमें तुम्हें पैसा वैसा नहीं देना। और हर संडे को जो टेस्ट होता है उसमें आपके पास में बेनिफिट क्या है, जैसे कल है 11 बजे, आपकी अगर टॉप 150 रैंक में भी आ जाती है, आपको यहाँ पर 25, 30, 50, 75 या 100% भी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाती है। इसका फायदा उठाओ, 2-3 संडे टेस्ट दो, किसी ना किसी बार तो तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी, तब लो। तो ये तुम्हारे पास कुछ कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, इसका फायदा उठाओ। राइट, मेनली मेरा बस ये कहना है, आप कोई भी कहीं से भी पढ़ो, चाहे आप ये वाला पढ़ो चाहे आप ये वाला पढ़ो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए मन में। ठीक है, जब तक आपके मन में वो नहीं है, आप वो चीजें कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यार ये था छोटा सा, तो नहीं बड़ा सा सेशन था। अब मुझे बताइए, आप में से किसी को डाउट है क्या? मैं अगर आप हाथ खड़ा कर देंगे, हैंड रेज कर देंगे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है, एनीथिंग? कोई पूछना चाहता है कि हाँ सर? अच्छा, माधव गोस्वामी, ये ले। हेलो सर। हाँ माधव, बोल बेटा। हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है? नहीं, मैं तेरी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज बेटा आपकी माधव क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली। हेलो। हाँ बोलिए, अब बोलिए, अब क्लियर आ रही है। हाँ सर, ये पूछना था कि अगर एक यूट्यूब के लेक्चर देख सकते हैं हम एक दिन में, अगर 3 लेक्चर देखते हैं किसी टॉपिक पर, तो सर उसके बाद एक दिन में कितने क्वेश्चन लगाना जरूरी है उस पर? यार माधव का ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। माधव, मैं म्यूट कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। पहली बात तो यार, मान के चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन एक हम ये बात बोलते हैं कि आप जो भी टाइम दे रहे हो ना, मान के चलो 10 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को, अगर उसमें से 4 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपको 6 घंटे प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब 2:3 का रेशियो रहना चाहिए, राइट? रेगुलर टाइम में। एग्जाम टाइम में ये रेशियो हो जाता है कितना? अगर आप मान के चलो 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे स्टडी और 9 घंटे प्रैक्टिस। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। ये स्टैंडर्ड है और इसको हम प्रेफर करते हैं। रीजन, क्योंकि ये 4 घंटे पढ़ने के बाद में कम से कम 1 घंटा तो उसको रिवाइज करने में लगेगा, तो आपको उसी रेशियो में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इतना नहीं कर रहे हो, तो फिर टाइम पास कर रहे हो, फ्रेंकली स्पीकिंग। राइट, और बताइए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ भी पूछना है, ठीक है? चीजें आपकी बहुत सारी हैं। शुभम, बोल। सर जैसे कि जैसे जैसे हमने 11th पढ़ी है, इस बार 11th ढंग से पढ़ी नहीं है हमने। हाँ बिल्कुल। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कुछ आता नहीं है, समझ लिए सर। हाँ, हिला हिला हुआ है, और बुरी तरह हम हिला हुआ है। हाँ पूरी तरीके से हिले हुए हैं, और 12th सब ठीक कर रहे है। हैं इस बार, वो भी ऐसी जा रही है। तो हम जेई का 12th, एग्जाम कैसे? हाँ बिल्कुल यार, मैंने बिल्कुल मान ली, सुन ली तेरी बात। ये बता, तो 12th में, अभी तो 12th में आया है ना शुभम? यस सर, अभी आया हूँ। आया है। देख, एक चीज होती है, मुझे एक बात बता। एक ऐसे पाइप है, ठीक है,
इस यहाँ पर एक स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने पाइप टिकाया हुआ है स्क्रू से, ठीक है। स्क्रू कई बार क्या होते हैं, हिले हुए का मतलब होता है स्क्रू ढीले हैं तुम्हारे, ठीक है, अच्छे से फिक्स नहीं है, ओके। एक होता है तुम्हारे स्क्रू लगे ही नहीं हुए हैं, मतलब तुमने अच्छे से पाइप को कसा नहीं हुआ है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अपने फाउंडेशंस को अगर आपने 11th पढ़ा है का मतलब आपको ये पता है कि भैया टॉर्क क्या होता है, आपको ये पता है कि भैया इलास्टिसिटी क्या होती है, बेसिक पता है ना, तो आपके पास में देखो 11th में अगर फ्रैंकली बोलूं ना, मेजोरिटी ऑफ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ बच्चों को जो अकल आती है वो 12th क्लास में आती है। और अभी आपके पास में टाइम है, टाइम कितना टाइम है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगली बार का जो जिस तरीके से थर्ड वेव या फोर्थ, देखो फोर्थ वेव आती है किसी भी पेंडेमिक की, तो 4 वेव तो आएंगी आएंगी। तो मैं ये मान के चलूंगा आपका जो एग्जाम होगा वो अगस्त या सितंबर में ही होगा अगली साल। तो जब यार अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम होगा, तो ये मान के चलिए आपके पास में इनफ टाइम है, अगर आप फॉलो करते हो तो। फॉलो करने के लिए यार सीधा सा तरीका है, तुम प्रॉपरली मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो कि हाँ मैं अब यहाँ पर कैसे क्या करूँ। रेगुलरली पढ़ाई करोगे ना, तो यार मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, अब मैं अगर नाम लूं, अगर कभी मौका मिलेगा सबसे बातें भी करवा दूंगा जिससे तुम्हें करनी है। ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने जिसके फिजिक्स में नीट का बच्चा था, वो 4 साल से अटेम्प्ट दे रहा था, लेकिन उसके फिजिक्स में 35 आउट ऑफ 180 आए थे। उसने 6 महीने में ये 151 आउट ऑफ 180 लेके पहुंच गया। राइट नाउ ही इज इन एएफएमसी पुणे। ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हुए हैं, तो चीजें कवर हो सकती है, बट पॉइंट फिर वही आता है। और हाँ, बोर्ड्स के लिए अगर आप, मैंने आज तक कोई भी ऐसा बच्चा भी नहीं देखा कि जो जेई में क्लियर कर गया हो और बोर्ड में फेल हो गया हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप अगर प्रॉपरली जेई की प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो बोर्ड की तो यार मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने 10th पास आउट किया, आपने शायद अगर देखा हो तो मैंने 10th में टॉप किया था स्कूल से ही। उसके बाद मैं चला गया कोटा, और मैं भी जब पढ़ के आया था तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि कोटा से पढ़ के आया था केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े थे, लेकिन मेरे भी अच्छे खासे 92% मार्क्स आ गए थे 12th में। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हाँ कि बोर्ड के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स 12th के क्लियर हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलिए, और बस इतना ही बोलना है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको यू नीड अ स्ट्रेटजी फॉर दैट, ओके। नाउ एनीवन एल्स? नीरज सारस्वत, बोलिए। हेलो सर, जैसे हमने कोई सर पहला जैसे 12th में फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा हमने, तो हाँ उसमें सर 10-12 जैसे लेक्चर होते हैं हमने ले लिए। तो हाँ उसके बाद सर हम दूसरे चैप्टर पे पहुंचे हैं, तो सर पीछे का सर बिल्कुल ही याद नहीं रहता, हाँ, तो तो उसके फिर लिए कोई तो फिर तो फिर आपने वो लेक्चर ढंग से नहीं पढ़े हैं। अगर आपको पीछे का, मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको पीछे का याद नहीं रहता है तो फिर आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसका फॉल्ट है, लेकिन आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि यार देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लविंग समथिंग, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा। फ्रैंकली यार मेरा बताऊं, तुमने कभी उनका लेक्चर सुना है वॉल्टर ल्यूइन सर का, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स? सबने सुना होगा, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। जब तक आप, इफ यू आर एज ए टीचर भी हम बोलते हैं, मतलब मेरा मेन पर्पस वही था आने का। यार मैं भी अच्छा खासा बीटेक करके ओरेकल में जॉब कर रहा था, ठीक है। मैं भी आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था, मन था पढ़ाने का। और वो यही कहते हैं, इफ यू आर नॉट टीचिंग फिजिक्स इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि यू आर अ मर्डरर, वो ये कहते हैं। तो यार ये मान के चलिए कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, भूल रहे हो अगर आप, तो मतलब आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा, आपने वो रटा है। और रटने से काम नहीं चलता है जेई में बेटा, आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। आप, मुझको ये पता होना चाहिए कि अगर दो चार्ज हैं, उनको मैं किसी और मीडियम में रखूंगा, उनके बीच के फोर्स का क्या होगा। Q1 Q2 है, अभी स्पेस में रखे हैं, मैंने यहां पर वाटर डाल दिया, तो इनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बताना आंसर, चेंज होगा कि नहीं होगा? कोई चेंज नहीं होगा। हर्ष, वेरी गुड। उनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, आपको ये पता होना चाहिए। अक्सर लोग पढ़ते हैं कि सर ये तो चेंज हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है, नहीं, ये नेट फोर्स होता है। तो आपको अगर यही नहीं पता है तो मामला गड़बड़ है ना। तो हर्ष, नीरज, मैं जेन्युइन प्रॉब्लम समझता हूँ, ये बच्चों की प्रॉब्लम आती है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं करते।
आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं करते। मैं तुझसे एक बात बोलूंगा, चल फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगले हफ्ते से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, राइट? या फिर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अलग से क्लास तक ले लूंगा। बट पॉइंट ये है कि आपने अगर शिद्दत से अटेंड की, उसके बाद मैंने बोला यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद चलो मैंने आपसे बोला क्या कहते हैं कि आप इसके बाद जाकर के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लीजिए, आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको वो चैप्टर भुला सके, क्यों तरीका है, राइट? एनीवन एल्स? नीरज आपका क्वेश्चन होना नहीं क्या? हो गया ना? बाकी किसी को पूछना है और बोलिए। अगर आप अपना हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो बोल दीजिए। सर जेई की प्रिपरेशन है, 12th की प्रिपरेशन हो जाएगी यार, मैंने भी करी थी, मैंने भी क्लियर किया है। हर कोई यही लगभग 60% लोग यही करते हैं, सिलेक्शन फ्रेशर्स के होते हैं। ओके बताइए और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है? फिर हम सेशन को रैप अप करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? क्लास 11th एंड 12th एंड जेई प्रिपरेशन, हाउ टू मैनेज विद स्कूल। यार तुम, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चों को लगता है कि स्कूल की प्रिपरेशन, स्कूल की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। मैं कहता हूं अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो दुनिया में इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है, स्कूल की वजह से। क्योंकि आप ये सोचो ना, आप एक बार स्कूल में पढ़े, स्कूल में आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुए, ओके, उसके बाद आपने जेई में पढ़ लिया, उसके डिटेल फंडामेंटल और आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आपकी दोनों जगह कवर हो रही है। तो बजाय इसको एज अ क्या कहते हैं कर्स लेने के, एज अ बून लिया करो, सोचा करो, बहुत बेटर है, राइट? और कुछ पूछना है किसी को? गौरव चौधरी, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। प्लस डिटेल में तो बताऊं यार, मैंने अभी तक ऐसा कोई कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। और यार आपका एक फायदा भी है, अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको स्कूल में मदद मिलेगी, वाकई में मिलेगी, ठीक है? तो जहां पर आज आप हो वहां पर कभी मैं भी था, ठीक है, हमने भी वहीं से पढ़ाई की है प्रॉपरली, लगभग वही हमारे टीचर्स हैं, ठीक है? तो यार कोशिश करो उन चीजों को बेटर बनाने की, ठीक है? जितना आप करोगे उतना ज्यादा बेटर है। एक और बच्चे का आया, परसेंटाइल किस बेसिस पे बनती है? परसेंटाइल बनती है कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। मान के चलो आपके मार्क्स हाईएस्ट हैं, आपकी 100 परसेंटाइल है, ओके, और ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। दीपक कुमार ने अपना हाथ रेज किया। दीपक कुमार बताइए क्या कहना है आपको? सर जो सर 11th का जो सिलेबस था सर, वो सर हाँ ढंग से नहीं हो पाया सर, उसे रिकवर कैसे किया जाए फिर वापस? दीपक कुमार, मैंने तुम्हें बच्चे को अभी यही बताया था कि इज दिस नॉट नेसेसरी, अगर आपका 11th का सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया ना, सो डेट डज नॉट मीन्स कि आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। हुआ तो है ना, तुमने कम से कम 11th पास तो कर लिया ना, बस इतना जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि यार जब गाइडेंस नहीं मिली है, जब गाइडेंस मिल जाएगी तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हवा में हो जाएगा। और मेजोरिटी बच्चों के साथ में दिक्कत होती है, राइट? मेजोरिटी बच्चों के साथ में दिक्कत होती है, ये तुम्हारा फंडा है। और पूछो, ठीक है? विच बुक शुड बी प्रेफर? अंशुल, अगर वीडियो को पहले देखोगे मैंने बता रखा है बुक्स के बारे में, बाकी आप मुझे बाद में मैसेज कर सकते हैं। अप्रोक्स कितनी परसेंटाइल चाहिए होती है जिससे मेरिट लिस्ट क्रॉस हो जाए? बेटा आप ये मान के चलो 99 परसेंटाइल अगर आपकी है तो आपकी 8000 रैंक आएगी, 98 है तो आपकी 16000 रैंक आएगी, तो 97 है तो आपकी 24000 आएगी। मतलब आपको अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 97 प्लस परसेंटाइल चाहिए आपको एनआईटी लेने के लिए, ठीक है? और पूछ लीजिए, वरना फिर खत्म करें, प्रधानाचार्य जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे करीब हो गया मैं। तो आप बताइए कुछ भी डाउट हो, वरना हमें सेशन लेते रहेंगे, देखो मैं भी यहीं पर हूँ, ठीक है? मैं ऐसे सेशन रेगुलरली लेता रहूंगा, जब भी आपको लगेगा कि हाँ हमें क्लासेस पढ़नी भी है, पढ़ाता भी रहूंगा। वैसे आप रोज मुझे देख ही सकते हो यूट्यूब पर, अनअकैडमी ऐप पर, तो ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर बैकलॉग को कैसे कवर करें? राम मिश्रा 12th। राम मिश्रा एक काम करते हैं, चलो ये बच्चे 2-3 बच्चों ने बोल दिया, मैं एक काम करूंगा, अगर आपको बैकलॉग को कवर करना है तो मैं आपको पूरा एक प्लान बना के दे दूंगा। आप मुझे पर्सनली बता देना कि हाँ सर हमारा इतना इतना बैकलॉग है, हम उसका प्रॉपर प्लान बना लेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं बैकलॉग के लिए दिन में 18 घंटे पढ़ो तो कोई फायदा नहीं है, चीजें वहीं कवर होंगी, बस आपको मैनेज करना है, ओके?
एनीवन टेल? ओके यार, सो बस इतना था आज के सेशन में। बाकी यार अगर हम बात करें कि जब भी आपको अगर मेरे सेशन अटेंड करने हो तो मैंने आपको यूट्यूब सेशन दे ही दिया। यूट्यूब का लिंक मिशन जेई करके यूट्यूब चैनल है, देख लेना। जैसे आज मैं अभी 12 बजे 11 नहीं 12 बजे एक लेक्चर लूंगा, 12 और 11, आई थिंक 11 AM है जहां तक है, देख लेना। वॉर ऑफ सॉरी लाइट के बारे में। अब जैसे लाइट है, तुम समझ में आएगा, तुम्हें उस लेक्चर से आइडिया लग जाएगा। लाइट की सबसे पहली थ्योरी दी थी न्यूटन ने, फिर दी हैगन ने। तो लाइट की थ्योरी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ अलग अलग चैप्टर में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, यू कैन अटेंड। और क्या पूछा गया है सर, आपका जो चैनल है अनअकैडमी जेई मिशन हाउ, अरे अनअकैडमी हटा दो, मिशन जेई सर्च मार लो, ऐसा करके लोगो आ जाएगा। कैसा करके लोगो आ जाएगा? ये वाला लोगो दिख रहा है तुम्हें? ऐसा लोगो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यार स्पेस, और हाँ, अगर आप YouTube के अलावा और भी एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस के लिए कई बच्चे होते हैं प्रैक्टिस, जैसे मैं डेली इरोडो के 2 सेशन लेता हूँ। कई बच्चे कहते हैं इरोडो विरोडो, मैं डेली इरोडो के 2 सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की ऐप पर जाना, फ्री वाले सेशंस होते हैं जो, उसको अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने में एक कोड डालना पड़ता है, मेरा नाम डाल देना, अनलॉक हो जाएंगे। आप डेली फ्री सेशन अटेंड करो। मैं 4-5 घंटे की क्लास डेली लेता हूँ, एडवांस लेवल क्विज, जेई मेंस लेवल क्विज, तो वो सारे अटेंड कर लेना, ठीक है। मिशन जेई सबको मिल गया? नहीं मिला? 11th के शॉर्टकट हो जाते हैं सर, उनसे कर सकते हैं। 11th के शॉर्टकट जो होते हैं, 11th के शॉर्टकट होते हैं, उन्हें कैसे कर सकते हैं बेटा, वो तुम्हें टीचर्स बताएंगे, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। टीचर्स तुम्हें बता देंगे, बहुत सारे होते हैं। कहीं ना कहीं मैं ही भी बता दूंगा बहुत सारे शॉर्टकट। देखो पढ़ते रहो यार, देखो एक दिन में मैं तुम्हें पूरी जेई के तो नहीं कराऊंगा, करा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, तुम अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे, कहीं से भी पढ़ो, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो करा ही देंगे। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग शॉर्टकट होते हैं। कुछ शॉर्टकट जैसे वो कौन सा था अभी मैंने आपको बताया था, किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, वो मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ तरीके हर टीचर के डिफरेंट होते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं तुम्हें चलो एक शॉर्टकट में बता ही देता हूँ। अगर मैं आपसे कल को ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, किस टाइप का, कि भैया मैंने आपसे ये मान के चलो ऐसे एक पुली बना दी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ये वाला पुली बना दी, ये ऐसे पुली बना दी, यहाँ पर ऐसे पुली बना दी, यहाँ पर ऐसे एक मास लटका दिया, फिर ऐसे पुली बना एक मास और लटका दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक इंक्लाइन पिन ले लिया और मैंने आपसे यहाँ पर एक और पुली बना दी, एक और मास लटका दिया। अब मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं एक लाइन में निकाल सकता हूँ, शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं रेगुलरली बेसिस पे। बाकी यार जो मैंने आपको बताया था प्लस वाला जो बेनिफिट्स होते हैं, यूट्यूब पे भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। प्लस वाले का बेनिफिट ये हो जाता है, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं आपको वहां पर, वीकली टेस्ट होते हैं, और हाँ टेस्ट जरूर देना, क्योंकि यार तुम कितना भी पढ़ लो, जब तक तुम्हारे टेस्ट का और एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस मतलब होता है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चंस में आपके कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, तो ये तुम्हारा पॉइंट रहना चाहिए, राइट। बाकी इसमें एक आइकॉनिक भी होता है, तो जब लो तब बताना, तब मैं आपको समझा दूंगा आइकॉनिक को इसमें क्या डिफरेंस है। आइकॉनिक में क्या रहता है, आपको एक मेंटर मिलते हैं जो कि आपको गाइड करते रहते हैं कि हाँ बेटा अब ऐसे पढ़ना चाहिए, अब ऐसे पढ़ना चाहिए, ये प्लानर है, ये सब कुछ है, ठीक है। वो भी आईआईटी वाले ही होते हैं। तो यार ये प्राइसेस हैं, चलो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं प्राइसेस के बारे में। और हाँ ये बैचेस हैं जो मैं बता रहा था, कल का अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है, अटेंड कर सकते हो चाहो तो। बाकी यार देखो यार, अनअकैडमी में एक और फायदा है, मोस्ट ऑफ द सेशन तुम्हारे फ्री मिलेंगे, तो फ्री सेशन को अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। और हाँ एक और चीज सुन लो, कभी कोई डाउट आए ना तो सीधे हमसे नहीं, अनअकैडमी की ऐप पर जा करके, वो भी उसके लिए भी कोई तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक फीचर है आस्क का डाउट, फोटो क्लिक करके डाल देना, तुम्हें तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है, तो ये भी तुम्हारे लिए फैसिलिटी है। बाकी यार थैंक यू वेरी मच, और किसी कुछ पूछना है तो बता दो फाइनली, अदरवाइज हम टाटा बाय बाय बोलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे ही। एंड थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओके अभी हम यहाँ पर हैं, मिलते मिलते रहेंगे ऐसे ही, बताइए सर। ठीक है युगल, बहुत अच्छा सेशन हुआ, मैंने पूरे समय तक सुना है, मुझे आशा है कि बालकों को इससे बड़ा लाभ होगा। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों से भी मेरा कहना है कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, इनको फॉलो करें, एक सप्ताह तक कम से कम इसको करके देखें और फिर अपना एनालिसिस करें और उसका फीडबैक भी हमको दें।
और युगल से जुड़े रहें किसी न किसी रूप में। तो आगे नेक्स्ट टाइम में भी जब आप चाहेंगे कि उनको कोई और उनके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो हम एक सेशन और उनका आगे करा देंगे। लेकिन तब तक आप कुछ करिए अपने से। जब आप एफर्ट करेंगे, अपने से जब प्रयास करेंगे, अपनी से प्लानिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा आएगा। और युगल ने 1 घंटे का समय निकाला। इनका समय बहुत बेशकीमती है। आप लोग अनुमान लगा सकते होंगे कि कितने क्लासेस लेते हैं, तो कितनी तैयारी भी इनको करनी पड़ती होगी। तो मेरे आग्रह पर इन्होंने हमको ये अभी 1 घंटे का समय दिया है, और आपको बहुत अच्छी जानकारियां जो आप तैयारी के लिए अभी कर सकते हैं। अभी से लेकर के जून तक का महीना आपका बिल्कुल फ्री है। इसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके आप अपना जो तैयारी का रूटीन है उसको एक नियमित पटरी पर ला सकते हैं, तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, सभी ने समय निकाला, धन्यवाद। और युगल कृष्ण को खास तौर से बहुत स्नेह के साथ धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक, ओके। हाँ, एंड कर दो। हाँ, वहां से एंड करेंगे। नहीं आपको पावर जी नहीं है। हाँ? यहीं से हो जाएगा। युगल कर देंगे ना को-होस्ट। जी मैं कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक। नहीं, मैं लीव कर सकता हूँ, एंड नहीं कर पाऊंगा। एंड आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ बना दिया। ठीक।